ठंड में गरीब फैमिली का अंदर अंडरग्राउंड गर्म जुगाड़ू घर। 15 जनवरी की रात है। ये साल की सबसे सर्द रात है। बाहर बर्फीली हवा ऐसी चल रही है जैसे शरीर को चीर देगी। कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। लेकिन इस अंधेरे और ठंड से ज्यादा खौफनाक वो तबाही है जो एक गरीब परिवार का दरवाजा खटखटाने वाली है। एक कच्चा मिट्टी का मकान है जहां छत से पानी टपक रहा है और अंदर काकी जोर जोर से खांस रही हैं। अरे बहू, थोड़ी आग और जला दे, मेरी पसलियां ठंड से अकड़ रही हैं। माँ जी, लकड़ियाँ गीली हैं, धुआं ज्यादा हो रहा है, आग नहीं पकड़ रही। आप ये रजाई ओढ़ लीजिए। रजाई? इसमें रुई बची ही कहाँ है सुमन, बस चिथड़े हैं। पूरे साल मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने माँ बाप को एक सूखी छत नहीं दे सकता। धिक्कार है मुझ पर। सूरज बेटा, ऐसा मत बोल। तू तो हमारा श्रवण कुमार है। ये मौसम की मार है, इसमें तेरा क्या दोष? जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, मैंने बच्चों को सुला दिया है। बस ये रात किसी तरह कट जाए। कल मैं गोबर लीप कर दरारें भर दूंगी। दरारें दीवारों में नहीं, हमारी किस्मत में है सुमन। मुझे डर लग रहा है, जमीन के नीचे से अजीब आवाजें आ रही हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और घर के बर्तन गिरने लगते हैं। एक अजीब सी गड़गड़ाहट पूरे घर को हिला देती है। माँ, डर लग रहा है। सूरज जी, ये भूकंप नहीं है, घर धंस रहा है। जल्दी बाबूजी को उठाइए। बाबूजी, मेरा हाथ पकड़िए। माँ, जल्दी बाहर चलो। मुझे छोड़ दो बेटा, तुम लोग भागो, मैं बोझ हूं। नहीं बाबूजी, जीते जी आपको नहीं छोड़ सकता। सूरज ने अपने लकवाग्रस्त पिता को कंधों पर उठाया। काकी, मुन्नी का हाथ पकड़ो। चिंटू, मेरे पीछे आ, भागो बाहर। वे सब लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे दहलीज पार करके बाहर आंगन में गिरे, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वक्त ने उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। पलक झपकते ही उनका बरसों पुराना आशियाना जमीन के उस काले मुंह में समा गया। हाय राम, सब खत्म हो गया। मेरे बर्तन, मेरा संदूक, सब चला गया। अब हम कहाँ जाएंगे? कहा था मैंने सरपंच से, ये जमीन पोले है, यहाँ पानी भरता है। कोई नहीं माना। देख लिया सुमन, अब हम सड़क के भिखारी हैं। शांत हो जाइए, शुक्र मनाइए कि हम सब जिंदा हैं। जान है तो जहान है। तभी पड़ोस से चंपा चाची टॉर्च लेकर आई। उनके चेहरे पर बनावटी सहानुभूति और होठों पर व्यंग था। अरे बाप रे, इतना बड़ा गड्ढा! मैंने तो पहले ही कहा था सूरज की माँ, गरीबों को महल के सपने नहीं देखने चाहिए। लो, अब तो धरती ने भी उगल दिया तुम्हें। चाची, अभी ताने मत मारिए। बच्चों को ठंड लग रही है। क्या रात भर के लिए आपके बरामदे में थोड़ी जगह मिलेगी? बरामदा? अरे वहां तो मैंने अपनी नई गाय बांधी है। और वैसे भी तुम लोगों के साथ ये मनहूसियत है, मेरा घर भी धंस गया तो? नहीं नहीं, कहीं और देखो। चंपा चाची ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मत मांगिए भीख सूरज जी, देख लिया इनका असली चेहरा। हम अपना इंतजाम खुद करेंगे। लेकिन बहू, इतनी ठंड में खुले में रहे तो सुबह तक हम में से कोई नहीं बचेगा। मुन्नी का शरीर तो अभी से नीला पड़ रहा है। बाबूजी, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। हमें बस वो दरवाजा ढूंढना है। इंसान तब नहीं हारता जब उसके पास कुछ नहीं होता। वो तब हारता है जब वो उम्मीद छोड़ देता है। बच्चे ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से सटकर बैठे थे। तभी मुन्नी का खिलौना लुढ़क कर उस धंसे हुए गड्ढे के किनारे चला गया। रुक मुन्नी, मैं लाता हूँ। भैया मत जाओ, गिर जाओगे। अरे मुन्नी, यहाँ तो जादू है। क्या हुआ भैया? नीचे आ जा, यहाँ हवा नहीं लग रही। यहाँ तो एकदम शांति है। सुमन ने जब बच्चों को वहां नहीं देखा तो वो घबरा गई। चिंटू, मुन्नी, कहाँ हो तुम दोनों? माँ, हम यहाँ नीचे हैं, गड्ढे में। पागल हो गए हो? ऊपर आओ, मिट्टी धंस जाएगी। नहीं पापा, आप भी आ जाओ। देखो ऊपर कितनी तेज हवा है, पर यहाँ नीचे हवा बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ तो गर्मी है। सुमन रुकी। उसने अपना हाथ गड्ढे के अंदर डालकर महसूस किया। सूरज जी, चिंटू सच कह रहा है। बाहर हवा बर्फीली है, पर जमीन के नीचे हवा का नामो निशान नहीं है। ये गड्ढा हमें मार नहीं रहा, हमें बुला रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो सुमन?
हम इस गड्ढे में रहेंगे? लोग क्या कहेंगे? हम इंसान हैं या चूहे? लोग तो तब भी कहेंगे जब हम ठंड से अकड़कर मर जाएंगे। सूरज जी, हमारे पास छत नहीं है, लेकिन दीवारें तो कुदरत ने खुद दे दी हैं। देखिए, 3 तरफ से मिट्टी की दीवार है। बहू ठीक कह रही है सूरज। पुराने जमाने में ऋषि मुनि गुफाओं में ही रहते थे। जान बचानी है तो यही सही। सूरज जी, वो मलबे में दबी काली पन्नी और बांस की बल्लियां निकालिए, जल्दी। चिंटू, जा थोड़ी सूखी घास बटोर ला। मुन्नी, तू काकी से पुरानी साड़ियां मांग ला। ठीक है, मैं सामान लाता हूँ। लेकिन सुमन, ये गड्ढा काफी गहरा है, हम अंदर बाहर कैसे करेंगे? बाबूजी को कैसे उतारेंगे? वो देखिए सूरज जी, मलबे में हमारी पुरानी बांस की सीढ़ी भी दबी पड़ी है। उसे निकालकर ठीक कर लीजिए। हम उसी सीढ़ी के सहारे नीचे उतरेंगे और ऊपर आएंगे। सुमन, पन्नी से छत तो बन जाएगी, लेकिन ठंड तो पन्नी से भी छनकर आएगी। नहीं आएगी। हम पन्नी के ऊपर सूखी घास बिछाएंगे और उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल देंगे। घास रजाई का काम करेगी, गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी। वाहरी मेरी सयानी बहू, पर अंधेरे का क्या करेंगे और धुआं? चिंता मत करो काकी, वो टीन का टूटा डिब्बा है ना, उसे पाइप बनाकर कोने में लगा देंगे। वो हमारी चिमनी बनेगा और रोशनी के लिए हमारी हिम्मत ही काफी है। पूरा परिवार मिलकर रात भर काम करता रहा। उन्होंने गड्ढे को साफ किया, ऊपर छत डाली और एक मजबूत बांस की सीढ़ी लगाकर आने जाने का रास्ता बनाया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका हौसला और मजबूत होता गया। अगली सुबह जब कोहरा छाया हुआ था, चंपा चाची बाहर निकली। हे भगवान, लगता है बेचारे ठंड में जमीन में ही गड़ गए। ए सूरज, ए सुमन, हो कि चल बसे। अचानक जमीन के एक छोटे से दरवाजे से सुमन का सिर बाहर निकला। जिंदा है चाची और मजे में है। आइए, सुबह की चाय हमारे नए घर में पीजिए। चंपा चाची हैरानी से उस बांस की सीढ़ी के सहारे नीचे उतरी। अंदर दीवारों पर रंगीन साड़ियां लगी थीं, फर्श पर घास का गद्दा था और बीच में अंगीठी जल रही थी। बाहर की कंपकपा देने वाली ठंड का यहां कोई असर नहीं था। हाय दया, ये क्या जादू टोना है? बाहर तो कुल्फी जम रही है और यहाँ तो जेठ की दोपहरी जैसी गर्मी है। जादू नहीं चाची, विज्ञान है। जमीन की गहराई में तापमान एक जैसा रहता है और सुमन ने दीवारों पर साड़ियां और घास लगाकर इसे थर्मस बना दिया है। सच कहूं चंपा, मेरे जोड़ों का दर्द इस गर्माहट से गायब हो गया। जो सुकून ईंट के मकान में नहीं मिला, वो इस मिट्टी की गुफा में मिल रहा है। लीजिए, चाय पीजिए चाची। और हाँ, अगर आपको ठंड लगे तो बेझिझक यहाँ आ जाइएगा। गरीबों के घर का दरवाजा छोटा हो सकता है, पर दिल नहीं। नहीं नहीं बहू, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मैं तो तुम्हें ताने मार रही थी, पर असली रईस तो तुम निकले। उस दिन सुमन ने सिर्फ अपने परिवार को ठंड से नहीं बचाया, बल्कि अपनी जेठानी और पड़ोसियों के मुंह पर भी ताला लगा दिया। समय बीता और सूरज ने रिक्शा चलाकर थोड़े ज्यादा पैसे कमाए। सुमन, इस महीने रिक्शा चलाकर थोड़े ज्यादा पैसे बने हैं, ये लो, गुल्लक में डाल दो। और मैंने भी पड़ोस के कुछ और कपड़े सिले हैं। देखो सूरज जी, हम 1-1 रुपया जोड़ेंगे। मैं भी अब ठीक हूँ बेटा, घर में बैठकर पापड़ बेलूंगी। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। सर्दी बीत गई और बसंत आया। सूरज एक मिस्त्री को लेकर खड़ा था। भैया, गड्ढा भरवा देते हैं, नई नींव खोदनी पड़ेगी। रुको भैया, ये गड्ढा नहीं भरेगा। क्या मतलब भाभी जी? तो घर क्या हवा में बनेगा? नहीं, हम घर ऐसा बनाएंगे जो हर मौसम से लड़े। नीचे का यह कमरा पक्का बनेगा सर्दियों के लिए, और इसके ऊपर एक मंजिल बनेगी गर्मियों के लिए। सुमन ठीक कह रही है। जिसने हमें सबसे बुरे वक्त में पनाह दी, उसे हम कैसे मिटा दें? ये बेसमेंट हमारी नींव है। और फिर वही हुआ जो सुमन ने सोचा था। 1 साल बाद जब फिर से वही कड़ाके की ठंड पड़ी, तो बाहर चंपा चाची और अन्य पड़ोसी अलाव के पास ठिठुर रहे थे। भाई, इस बार तो ठंड ने हड्डियां गला दी, लकड़ी भी काम नहीं कर रही। हाँ भाई, मेरा हीटर भी खराब हो गया है। पता नहीं वो सूरज और सुमन कैसे रह रहे होंगे। तभी सूरज ने अपने घर का दरवाजा खोला। चाची, काका, बाहर क्यों ठिठुर रहे हो? अंदर आ जाओ, हमारे पाताल महल में आज भजन कीर्तन है।
सब लोग अंदर गए और नीचे वाले कमरे की गर्माहट महसूस करके हैरान रह गए। देखा चाची, बाहर बर्फ अंदर गर्मी, ये है मेरी माँ का आइडिया। बहू, तूने तो मिट्टी को सोना बना दिया। हम ईंटों के घमंड में रहे और तूने समझदारी का महल खड़ा कर दिया। हमें माफ कर दे। माफी कैसी चाची? हालात इंसान को मजबूर नहीं मजबूत बनाते हैं। हमने बस हार नहीं मानी। और सबसे बड़ी बात, इस घर ने हमें सिखा दिया कि जब जड़ें गहरी हों तो कोई भी तूफान आपको उखाड़ नहीं सकता। उस रात उस छोटे से घर में जो गर्मी थी वो सिर्फ तापमान की नहीं थी, वो रिश्तों और हौसलों की गर्मी थी। दोस्तों, सुमन और सूरज की ये कहानी हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अक्सर जब मुसीबत आती है तो हम बिखर जाते हैं, दूसरों को कोसते हैं या किस्मत को दोषी मानते हैं। लेकिन इस परिवार ने हमें सिखाया कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो हमें दीवार तोड़कर नया रास्ता बनाना पड़ता है। उन्होंने अपनी गरीबी और गड्ढे जैसी मजबूरी को अपने जुगाड़ और हिम्मत से एक महलों जैसी सुख सुविधा में बदल दिया। सबक साफ है, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर परिवार एक साथ है और इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप पाताल में भी अपना स्वर्ग बना सकते हैं। याद रखिए, साधन सीमित हो सकते हैं लेकिन मानव साहस की कोई सीमा नहीं होती। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी मेहनत से ही काम पूरे होते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से नहीं। अरे सुनो सुनो, जंगल के निवासियों, इस जंगल को छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बना लो। हम इस जंगल और पेड़ पौधे को काट रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग और कारखाने बनाना है। भला हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। और हम इस जंगल को काटने भी नहीं देंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बिरजू का जंगल के प्रति ऐसा प्यार देख चेतन भी कहता है, देखिए साहब, बिरजू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें जंगल से ऑक्सीजन, खाने की वस्तुएं, अन्य नए पदार्थ, जब हम इसे अपने ही कार्यों के लिए काट देंगे तो हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अकाल, सूखा, बाढ़, अन्य विपत्तियां आ पड़ती हैं। हम सभी यहाँ सुकून से रहते हैं। मुझे आप सभी के मन में यूं जंगल के प्रति प्रेम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें सरकार के तरफ से यहाँ ऑर्डर मिला है, जंगल को काटना है, तो हम इसमें आप सभी की कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे माफ कीजिए। आखिर क्यों जंगल के निवासी अपने गांव को छोड़ जंगल में ही बस गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जानने के लिए इस जंगल की कहानी को पिछले भाग से देखना होगा, जहां हरिहर अपनी पत्नी गंगा के साथ आंगन में बैठ बात कर रहा होता है। ओहो भाग्यवान, आज तो गर्मी ने भूचाल मचा कर ही रख दिया है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, ये पत्ता भी हिल डुल नहीं रहा है। अजी, लोग भी तो पेड़ पौधों को इतना ज्यादा काट रहे हैं और यूं ही अंधाधुंध कटाई करेंगे तो कहां से शुद्ध हवा आएगी। ऊपर से तो हमारे गांव में बिजली की भी उपलब्धता नहीं है ताकि हम पंखा लगवा सकें। अपने यूं दादा दादी की बात करता देख 6 साल का गोलू भी बोल पड़ता है। काश दादी आज हम भी गांव में न रहकर शहर में रहते, तो आज हम भी कूलर के पंखे का हवा खाते और मजे से सोते। सरिता के सास ससुर बड़े ही दुखी मन से अपने हाथों में तार के बने पंखे को डुलाते हैं। वहीं सरिता का पति, जो जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां काटकर बेचता था, अपने घर का जैसे तैसे गुजारा करता। लेकिन उस दिन वो बहुत निराश व बहुत दुखी मन से आता है। जंगल के पूरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और पूरी की पूरी जमीन बंजर भूमि बन जाती है, जिससे गांव के लोग गांव को छोड़कर जा रहे होते हैं। रीमा, सारा सामान बांध लिया ना, जल्दी कर, आज के आज हम ये गांव छोड़ देंगे बस। जी, कुछ कपड़े लत्ते ले लिए हैं, अगर रास्ते में हमारी बच्चियों को भूख लगेगी तो दे दूंगी। कहते कहते रीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बच्चियां भी
अपनी माँ को देखकर वो भी रोने लगी, जिसे देख रीमा कहती है, चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, हम अपने गांव दोबारा लौटकर बहुत जल्द आएंगे, देखना तुम। रीमा चल, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस गांव से जाना पड़ेगा। सुरेश सर पर गठरी उठाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के संग अपने टूटे फूटे गरीब से घर को छोड़ देखते ही निकल जाता है और उनके संग गांव के और लोग भी गांव छोड़कर जा रहे थे। वहीं एक टूटी झोपड़ी के बाहर बैठे हरिहर और गंगा सबको यूं जाते देख कहते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब? अरे मत जाओ हमें छोड़कर। नहीं काका, अब इस गांव में कुछ भी नहीं रह गया है। परिवार के परिवार मरने की कगार पर आ गए। भूखमरी में तो इससे बढ़िया प्रदेश में कमा कर खा लेंगे। भला ये विपदा जो आ पड़ी है तो हम अपने गांव और अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। तनिक भी नहीं सोचा कि कहाँ जाओगे तुम, कैसे रहोगे। काकी, यहाँ आप कुछ नहीं रहा पहले जैसा। और हाँ, मेरा एक शहर में दोस्त है, हम कुछ दिनों वहीं रहेंगे। अच्छा, अब चलते हैं। इसी तरह पूरा गांव खाली हो जाता है। गांव में बसा इकलौता परिवार हरिहर का ही था। तभी सरिता अपने मन में सोचती है, सभी गांव वालों के रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, उन्हें रख रहे हैं। हमारे पास भला कौन से रिश्तेदार हैं? हम किसके घर जाएं? भला हमें कौन सा रिश्तेदार 2 वक्त का खाना खिलाएगा? अरे बहू, तू किस सोच में पड़ी हुई है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। ऐसे ही पूरा परिवार इस गांव में भयंकर गर्मी के साथ 1-2 दिन काटता है, जिसमें घमौरी सभी परिवार को हो जाती है। भीषण गर्मी के कारण उनका घर ज्वाला जैसा जलता है। गांव में नदी, कुआं, तालाब सूख जाता है। मुझे प्यास लगी है, प्यास के कारण गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो माँ। कहाँ से पानी दूं बताओ? घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। पूरा परिवार यूं ही नाजुक दौड़ से गुजर रहा था। तभी ससुर बाहर से आकर कहता है, हाय, इतनी धूप है, तन बदन झुलस गया। हाय दैया, घर को छोड़ वन में ही सही है। बस बहुत हुआ, ना जाने हम कब इस गांव से जाएंगे। हम भी इस गांव को छोड़कर कहीं और रहें, यही हमारे लिए अच्छा है, इसी में हमारी भलाई है। बहू, हम अपना घर बार छोड़कर कहाँ जाएंगे, तू ही बता। माँ जी, आप देख नहीं रही कि इस भीषण गर्मी ने सबका कैसे जीना दुर्भर कर रखा है? यहाँ रहना कितना कठिन है, बेचैनी से नींद भी नहीं आती है। माँ, सरिता बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अपनी दशा खुद ही बदलनी पड़ेगी। कोई दूसरा आकर हमारी मदद नहीं करेगा। हे भगवान, तेरा धन्यवाद, किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। लखन को इतना खुश देखकर गंगा कहती है, अरे क्या हुआ? तुझे क्या सोना चांदी मिल गया है जो तू इतना खुश हो रहा है? अरे नहीं माँ, मुझे रहने का जुगाड़ मिल गया है। कई दिन की भूख और प्यास से पूरा परिवार जंगल की बंजर भूमि में गड्ढा करके रहने लगता है। उन्हें जब भूख लगती है तो वो पास के जंगल में फल खाकर अपना गुजारा करते हैं। अगले दिन बाप और बेटी दोनों ही जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि बरगद के पेड़ पर बहुत सी मधुमक्खी भिन भिना रही होती है। ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? तुझे नहीं पता क्या बेटा? ये मधुमक्खियां ऊंचाई वाले पेड़ों पर ही अपना छत्ता लगाती हैं। देखो इनका छत्ता, हम ये शहद बेच भी सकते हैं। ऐसे ही पूरा परिवार कभी बांस के पंखे बनाकर तो कभी लकड़ियों से बनी सुंदर आकृतियों की चीजें बनाकर पड़ोस के गांव में बेचकर अपना गुजर बसर करते। गांव का एक व्यक्ति आता है। अरे काका, आप यहाँ कैसे रहते हैं? हम यहाँ बड़ी सुकून भरी चैन की नींद लेते हैं बेटवा। क्या मतलब है काका? हरिहर अपने साथ बिरजू को जमीन के नीचे लेकर जाता है, जिसे देख बिरजू कहता है, अरे काका, आप मुझे ये कहाँ ले आए? कितनी ठंडक भरी है इस जगह में।
मन करता है मैं यहीं रह जाऊं। ये भूमि का निचला भाग है। और बताओ, गांव के सभी लोग कुशल मंगल तो है ना? बड़े दिन हो गए हैं उन्हें देखे। काका, गांव के सभी लोग बहुत ही तकलीफों भरी जिंदगी जी रहे हैं। शहर में खाने के लिए मोहताज हैं। पूरे दिन काम करना और सेठ उनका खून चूस रहे हैं। उनकी पूरी पगार भी नहीं देते। बिरजू की बातें सुन पूरा परिवार बहुत उदास होता है। तभी सरिता बोलती है, क्यों नहीं माँ जी, हम सभी पूरे गांव वालों को यहीं बुला ले। अरे जैसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं वो भी करेंगे। उन्हें दूसरे के सामने अपने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे ना। बिरजू बेटा, बहू सही बोल रही है। जाकर गांव वालों को बुला ला। हाँ काकी, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर बिरजू शहर चला जाता है। सभी गांव वालों को हरिहर के जुगाड़ू तरीके बताता है, जिससे सभी गांव वाले गांव में रहने आते हैं और सभी जमीन के अंदर अपना अपना घर बनाते और अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज उस जंगल में कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं। अब आगे क्या ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां हम सभी अपनी सुकून भरी चैन की नींद ले सकें? देखिए, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सभी को अपना घर मिले, जिससे कि आप सभी को कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। जब तक आप सबको अपना घर नहीं मिल जाता, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। सरकारी कर्मचारी ने जो सरकार से निवेदन किया था, उसकी मंजूरी मिल जाती है। पक्की ईंट से बना खुद का घर मिलता है, जिससे सभी खुश होकर धन्यवाद कहते हैं उस कर्मचारी को और खुशी खुशी रहने लगते हैं।